Hello children, I hope you all are good. So once again I am here with the new topic of SST, that is education and British rule. So इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो पहले से प्रिवेल हो रहा था और ब्रिटिशर्स के आने के बाद उस एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस आए। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले इंडिजीनियस एजुकेशन सिस्टम से। देखो बेटा, जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे उससे पहले भी इंडिया में एजुकेशन तो प्रिवेल हो ही रही थी। मेडिवल पीरियड से एजुकेशन चल रही थी, डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हर धर्म में जो है फॉलो हो रहे थे। जैसे हिंदुओं में पाठशाला होती थी, है ना, वहाँ पे बेसिक एजुकेशन दी जाती थी। फिर उसके बाद जो है हायर एजुकेशन के लिए टॉल्स होते थे। आफ्टर दैट अगर आप मुस्लिम्स को देखोगे तो वहाँ पे मक्ताब्स और मदरसाज होते थे एजुकेशन के लिए। एजुकेशन तो लिमिटेड थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लिमिटेड थे। अगर हम देखें इन सेंस ऑफ कंप्राइज ऑफ ओल्ड नॉलेज एंड न्यू नॉलेज, तो इस एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा लिमिटेशंस थी। न्यू एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द न्यू टाइप ऑफ एजुकेशन which can be called as the new education system। अब इस न्यू एजुकेशन सिस्टम में क्या था कि इन्होंने टीचिंग का जो मेथड कर दिया था उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश लिटरेचर को यूज़ करना शुरू कर दिया था, उसको मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया था। बट द स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेज वॉज जनरली नेग्लेक्टेड। ये गलत काम किया। इंग्लिश तो इंट्रोड्यूस की, लेकिन जो इंडियन लैंग्वेज थी उनको नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। साइंस और लॉजिक इसको न्यू सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया, ये कुछ एक्सटेंट जो इंट्रोड्यूस किया ये सही था। बट चीफ पर्पस क्या था? चीफ पर्पस इस एजुकेशन सिस्टम का ये था कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूस द क्लर्क, नॉट द इंजीनियर और टेक्नीशियन। वो उतना ही पढ़ाना चाहते थे जिससे कि उनके लिए क्लर्क डिपार्टमेंट, क्लैरिकल डिपार्टमेंट होता है ना, काम करने वाले लोग, वो मिल जाएं। वो इतना हायर एजुकेशन नहीं देना चाह रहे थे जिससे इंडिया में इंजीनियर या टेक्नीशियंस जो हैं वो डेवलप हों। तो आप ये कह सकते हो कि टेक्निकल एजुकेशन जो थी वो नहीं थी बिल्कुल भी इस न्यू एजुकेशन सिस्टम में। अब चेंजेस इन द इंडिजीनियस एजुकेशन सिस्टम। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने टोटल एडमिनिस्ट्रेशन अपने अंडर लिया, तो भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की थी एजुकेशनल पॉलिसी बनाने की। सो उन्होंने क्या किया, फ्यू जो इंग्लिश इंटेलेक्चुअल थे उन्होंने कहा कि भाई देखो, इट इज़ नेसेसरी, एंड इन बिगनिंग इट वॉज मेड बाय वॉरेन हास्टिंग who set up the madrasa in Calcutta in 1781. The British by that time were not politically strong, so they had respected for Oriental culture and learning. तो एकदम से ये जो ऑफिसर्स थे इन्होंने एकदम से जो इंडिजीनियस एजुकेशनल सिस्टम चल रहा था इंडिया में उसको चेंज नहीं किया, बल्कि सपोर्ट किया और उसमें कुछ रिफॉर्म्स उन्होंने दिए, क्योंकि उस समय वो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो कैलिकट मदरसा था आपका, देयरफॉर अरेंज फॉर द स्टडी ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक लैंग्वेज। संस्कृत कॉलेज चल रहे थे, तो इस तरीके से बनारस में भी आपका संस्कृत कॉलेज था, 1791 में इस्टेब्लिश हुआ। तो ये लोग जो कि इंडिजीनियस एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे उन्हें हमने कहा ओरिएंटलिस्ट। अभी क्या हुआ, जब लॉर्ड वेलेस्ली 1800 में आए तो उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज को इस्टेब्लिश कर दिया इंडिया में। अब इसका मेन पर्पस क्या था, ट्रेनिंग द कंपनी सिविल सर्वेंट इन इंडियन लैंग्वेज एंड कस्टम, कि यहाँ पे इंडियन लैंग्वेज में शिक्षा दी जाएगी ताकि जो है अच्छे सिविल सर्वेंट्स निकल कर आ सकें। सो इस तरीके के इनिशिएटिव जो ब्रिटिश ने लिए थे वो पर्सनल थे नेचर में, उनका कोई मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था इंडियन को लिटरेट करने का। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग द इंडियंस। ये आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी उनका मोटिव ये नहीं था कि हमें बहुत पढ़ा लिखा बना दें, बस वो उतना ही चाहते थे जितना हम उनके लिए काम कर सके। सो क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उन्होंने इस ओरिएंटल लर्निंग का अपोजिशन कहा कि भाई ये बिल्कुल बेकार है, इंडिया का जो सिस्टम है पाठशाला और मदरसे का ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई इंग्लिश एजुकेशन को इंडियन सोसाइटी में लेकर आओ।
लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? उनका ऑब्जेक्टिव अलग चल रहा था, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना था इंडियन पॉपुलेशन को। इसीलिए वो बार बार ईस्ट इंडिया कंपनी पे प्रेशर डाल रहे थे कि इंग्लिश एजुकेशन को लेकर आओ। अब हुआ क्या? यही हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ इंग्लिश लैंग्वेज का एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कानून एक पास किया, दैट वाज द चार्टर एक्ट ऑफ 1830, which provided an annual expenditure of the rupees 1 lakh in the education of India। अब उन्होंने 1 लाख का प्रोविजन बजट बनाया इंडियन एजुकेशन के लिए। Yet for years to come, बहुत कम अमाउंट आया एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, जो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी भी बना। सो ओरिएंटलिस्ट वांटेड दिस मनी टू स्पेंड ऑन द स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड लर्निंग, लाइक संस्कृत, पर्शियन, इस पे हम जो है स्पेंड करें मनी को। लेकिन जो मिशनरीज थे वो चाहते थे ना इंडियन लैंग्वेज को नहीं सीखना, बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज को और इंग्लिश लर्निंग को इंडियन को सिखाना है। सो ये कंट्रोवर्सी बढ़ती गई। बाद में ये कंट्रोवर्सी जो है रिजॉल्व हुई जब विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल के रूप में इंडिया में आए, एंड लॉर्ड मकाले ही रिकमेंडेड इंग्लिश लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। उन्होंने बोला देखो, पढ़ाने का जो मीडियम है ना वो इंग्लिश मीडियम कर दो, ऑटोमेटिकली इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से लॉर्ड मकाले ने ये रेजोल्यूशन दिया। नॉलेज विंडो में देखो, द कंट्रोवर्सी फॉर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वेदर इट शुड बी ओरिएंटल, इंग्लिश होनी चाहिए, इज कॉल्ड द ओरिएंटल एक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी, के जहाँ इंग्लिश के लिए लड़ाई हो रही है। अब विच आर द फैक्टर विच मेक द इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया? नंबर 1, introduction of English education was aimed at creating the मैन पावर। मैंने आपको पहले भी बताया कि इंग्लिश का जब एजुकेशन आएगा तो इंडियन जब इंग्लिश सीखेंगे तो वो एज ए वर्कर उनके लिए काम करेंगे, ब्रिटिशर्स के लिए। ये उनका ऑब्जेक्टिव था। ब्रिटिश थॉट दैट पीपल एजुकेटेड इन इंग्लिश वुड पिकअप इंग्लिश कल्चर, और जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वो इंग्लिश कल्चर को जानेंगे, उसको पिकअप करेंगे, उसको समझेंगे और शायद हमारे लिए और काम करेंगे। Many Indian felt that English education would help them to secure government job, और इंडियन को ऐसा लगता था हम इंग्लिश सीख जाएंगे तो हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। राजा राम मोहन रॉय became the chief spokesman for English medium। उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा दिया। System of Lord Macaulay introduced was aimed at educating the upper class। आप इसको भी ध्यान रखना कि जो इंग्लिश लैंग्वेज उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी सिर्फ अपर क्लास के लिए इंट्रोड्यूस की थी, सभी लोगों के लिए इंट्रोड्यूस नहीं की थी। यहीं से समझ जाना चाहिए ब्रिटिशर का ऑब्जेक्टिव क्या था। सम एफर्ट वर मेड टू इंट्रोड्यूस द वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑल्सो, कि डिफरेंट जो लैंग्वेज हैं चलो उनको भी चलने दो डिफरेंट एरियाज़ में। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश हो गया, जब जेम्स थॉमसन जो है उन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेज को एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बताया कि भैया चलने दो जैसे चल रहा है, लेकिन लोअर लेवल पे। इंग्लिश को आप हाई स्कूल में, अच्छे स्कूलों में, अच्छे कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे सर चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854। आपको ये बार बार पूछा भी जाता है चार्ल्स वुड डिस्पैच क्या था। इंग्लिश एजुकेशन जब इंडिया में आई ना बेटा, उस समय चार्ल्स वुड डिस्पैच, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ बोर्ड कंट्रोल, पब्लिश द डिस्पैच इन 1854। अब उस डिस्पैच में उन्होंने क्या लिखा था? ही कंसिडर द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि चार्ल्स वुड डिस्पैच में क्या लिखा हुआ था। नंबर 1, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का क्या है? टू इम्पार्ट वेस्टर्न एजुकेशन थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश। लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए, साथ ही साथ वर्नाकुलर लैंग्वेज को भी अटेंशन दी जाए। प्राइमरी स्कूल जो हैं वो विलेजेस में ओपन किए जाएं, हाई स्कूल और कॉलेज जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टार्ट किए जाएं, वॉलेंट्री एसोसिएशन जो है उनको इनकरेज किया जाए। Then educational department should set up in each province to supervise all the educational work। उसके बाद affiliated university बनाए जाए on the model of London University। ऐसी यूनिवर्सिटी जैसे कोलकाता में भी खोली थी उन्होंने, मद्रास में, बॉम्बे में इसे खोला था।
देन वोकेशनल टीचर्स ट्रेनिंग, टेक्निकल स्कूल और कॉलेज भी है इस्टेब्लिश किए जाए। अब सुनने में कितना प्यारा लग रहा है कि बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम ये लेकर आए थे उस समय, बट एग्जीक्यूट बड़े गलत तरीके से किया। एफर्ट वॉज मेड बाय लॉर्ड डलहौजी, जो कि उस समय गवर्नर जनरल थे इंडिया के। उन्होंने इस टेक्निकल एजुकेशन को इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, जिससे आपका एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भी डेवलप किया गया कलकत्ता में, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट डेवलप किया गया रुड़की में जो आज भी है उत्तराखंड में, यूनिवर्सिटी ओपन की गई कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 1857 में, पंजाब में 1882 में, इलाहाबाद में। इस तरीके से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ भी जो हैं वो ओपन की गई, हाई स्कूल ओपन किए गए डिफरेंट प्लेसेस पे। अब ये इसके एडवांटेज थे, बट इसी की शॉर्ट कमिंग्स भी कुछ थी, डिसएडवांटेज थे इंग्लिश एजुकेशन के। क्या थे? नंबर 1, मास एजुकेशन टोटली नेग्लेक्टेड। भैया एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा तो इलिटरेट रह गया, क्योंकि ये सारा आपने कहाँ इंट्रोड्यूस किया? अपर क्लासेस के लिए, रॉयल और एलाइट क्लासेस के लिए, लैंडलॉर्ड्स के लिए जो अमीर लोग हैं। तो बहुत बड़ा तबका तो गरीब व्यक्ति है, मिडिल क्लास व्यक्ति है, उनको तो मिल नहीं रहा था। देन विमेन एजुकेशन टोटली नेग्लेक्टेड, औरतों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। लैक ऑफ फंड्स वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीज़न, फंड जो है रेज ही नहीं किए गए, जिससे कि ये एजुकेशन हर पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाई। इंग्लिश वॉज मेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो डेवलपमेंट ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है वो तो हो ही नहीं पाएगी जब आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, तो बाकी भाषाओं का क्या, वो तो डेवलप ही नहीं हुई, नेग्लेक्ट हो गई। देन साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन जो थी वो नाम की थी, दिखावे की थी, नेग्लेक्ट किया गया, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव ही नहीं था कि हम इंजीनियर बनाएं, कि हम साइंटिस्ट बनाएं। उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था कि भैया क्लर्क बने, हमारे लिए काम करें। तो ऐसी कोई एजुकेशन जो है आगे बढ़ाई नहीं गई। अब बात करते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इंग्लिश एजुकेशन का इंडियन सोसाइटी पे, क्या इफ़ेक्ट था। कुछ फेवरेबल इफ़ेक्ट थे और कुछ अनफेवरेबल। तो सबसे पहले फेवरेबल इफ़ेक्ट देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एक्सपेंडेड द नॉलेज ऑफ इंडियंस। अब उन्हें क्या है, बहुत बड़े बड़े आइडियल लाइक जस्टिस क्या होता है, लिबर्टी क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, ऐसे ऐसे आइडियल्स के बारे में पता लगने लगा। देन आप देखो, द इंडियन रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिफॉर्मिंग द रिलीजन, कि अगर वो कोई कानून ला रहे हैं, अबॉलिश कर रहे हैं चाइल्ड मैरिज को, सती प्रथा को, तो वाकई में जो हमारे बुरे एविल्स हैं धर्म में उसे ख़त्म करना ज़रूरी है, और विद द पासेज ऑफ टाइम रिफॉर्म, सुधार का होना भी ज़रूरी है। देन इट क्रिएटेड द क्लास ऑफ इंटेलेक्चुअल, मिडिल क्लास जो है, लीडरशिप क्वालिटी ऑफ क्लास, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, इन सबको जो है लीड करने वाली क्लास, इंटेलेक्चुअल क्लास उभर कर आई। आवर नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम वाज गाइडेड बाय दीज पीपल, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के बाद एक लीडरशिप क्वालिटी आने लगी ना लोगों में। देन द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ने कहीं ना कहीं इंडिया को मॉडर्नाइज होने में भी हेल्प किया है। अब बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट की। सबसे गलत प्रभाव ये पड़ा कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन क्रिएटेड द जनरेशन ऑफ पीपल who madly pursued the western culture। उनका क्या हुआ, अपने इंडियन कल्चर ट्रेडिशन से वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो गई, फेथ ख़त्म हो गया, और आंख बंद करके पागलों की तरह सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किए जा रहे हैं, अपनी रूट्स को ख़त्म किए जा रहे हैं। इवन टुडे भी, आज भी ऐसा ही हो रहा है कि हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहे हैं और इंडियन कल्चर को ख़त्म कर रहे हैं। इंग्लिश एजुकेशन क्रिएटेड द क्लास ऑफ पीपल हु कंसिडर देमसेल्फ एज ए सुपीरियर। पढ़ने लिखने के बाद एक ऐसी क्लास आ गई, उन्हें लगता था हाय ये इंडियन कैसे हैं, हम तो इनसे सुपीरियर हैं। अरे तुम भी इंडियन ही हो, लेकिन हुआ क्या, डिवीज़न आ गया कि जो पढ़ लिख गए वो इंडियन मासेस से नफरत करने लगे और ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने लग गए, तो डिवीज़न हो गया। दिस इंटेलेक्चुअल क्लासेस वर बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, दोनों ही थे, एंड दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीज़न ऑफ कंट्री। और यही कारण था, यही इंटेलेक्चुअल क्लास जो है बाद में भारत और पाकिस्तान भी बना के रह गई, यानी डिवाइड हो गए थे हम इस एजुकेशन सिस्टम से। अब बात आती है ग्रोथ ऑफ नेशनल एजुकेशन। ब्रिटिश ने एक इनिशिएटिव तो लिया था, इनिशिएटिव के भाई इस्टेब्लिशमेंट करें स्कूल्स के, कॉलेजेस के, बट बहुत सारी प्रॉब्लम थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, खाली वो दिखा रहे थे पेपर पे, फंड नहीं है जी, कहाँ से बनाएं।
टीचर नहीं है हमारे पास, कहाँ से बनाएं, स्कूल कहाँ से पढ़ाएं। सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर नॉट एम टू इम्पार्ट द एजुकेशन, उनका एम ही नहीं था, इसलिए तो उन्होंने फंड इस पे कम रखा ना, अच्छे टीचर इसमें रखे ही नहीं, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दी कि ये पॉलिसी कहाँ पे जाएगी। मोर ओवर जो स्कूल और कॉलेजेस ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किए थे वो टोटली स्ट्रिक्ट कंट्रोल में थे, नो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, उसमें कोई भी देशभक्ति की बात नहीं पढ़ाई जाएगी, हर वो चीज़ पढ़ाई जाएगी जिससे लोगों के अंदर ब्रिटिशर्स के लिए फेथ आ सके। एनी स्टूडेंट और टीचर अगर उसे नेशनल एक्टिविटीज़ में देख लिया गया ना बेटा, तो उसे एक्सपेल्ड कर दिया जाता था, डिस्क्रिमिनरी एक्शन लेके कि डिसिप्लिनरी एक्शन के अगेंस्ट हम इसे एक्सपेल्ड कर रहे हैं स्कूल से, यानी कि स्कूलों में सिर्फ ब्रिटिशर्स के फेवर में पढ़ाया जा रहा था। एंड टू मीट द नीड्स ऑफ एजुकेशन फॉर द मासेस मीटिंग वॉज हेल्ड, कलकत्ता में हुई 1905 में। इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि भाई नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाएंगे सो डैट द एजुकेशन कुड बी रन ऑन नेशनल लाइन्स। तो पॉलिसीज़ तो ये बहुत लेकर आए, लेकिन उसको इन्होंने सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया। नेशनल स्कूल जो इन्होंने इस्टेब्लिश किए उसमें आप देखो विद्यापीठ वर इस्टेब्लिश बनारस में, अहमदाबाद में, जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में, अभी दिल्ली में भी है जामिया मिलिया इस्लामिया। सो ये नेशनल स्कूल्स जो थे वो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे नेशनल मूवमेंट ऑफ फ्रीडम में। आप देखो इसके बाद द कॉज ऑफ एजुकेशन वॉज ऑल्सो सर्व बाय मैनी इंडिविजुअल्स। रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, उन्होंने विश्व भारती स्कूल खोले थे एज शांति निकेतन का जो मॉडल था ना उसके अकॉर्डिंग। दयानंद सरस्वती हो गए, उन्होंने डीएवी स्कूल्स खोले मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया में। सर अरबिंदो हो गए, उन्होंने स्कूल खोले। विवेकानंद स्टार्टेड द रामाकृष्ण मिशन, क्या उसके बाद गांधी जी इंट्रोड्यूस द नई तालीम स्कीम। तो इस तरीके से डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में। एजुकेशन और पावर की बात करें तो नॉलेज इज़ अ पावर एंड एजुकेशन इज़ टूल टू अचीव इट, है ना। एजुकेशन से हमें नॉलेज मिलेगी और नॉलेज से हम आगे बढ़ेंगे। तो ब्रिटिश स्टार्टेड द एजुकेशन इन इंडिया टू गेट द मैन पावर। उनको ये नहीं था कि हम बहुत ज़्यादा नॉलेज दे दें, सिर्फ उतनी ही दें जिससे वो हमारे कंट्रोल में रहें। लेकिन नेशनलिस्ट लीडर ये चाह रहे थे कि पूरी नॉलेज गेन हो, हम हर वो बातें पढ़ें, हर वो लिटरेचर पढ़ें जिसमें हमें ये बताया जाए कि कॉलोनलाइजेशन का एंड कैसे किया जा सकता है, नेशनलिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। सो एजुकेशन और कल्चरल आइडेंटिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास इमर्ज हो चुकी थी। यूरोपियन कल्चर और यूरोपियन फैशन की तरफ बढ़ावा ज़्यादा बढ़ रहा था। इंडियन कल्चर को एक थ्रेट मिल रहा था। वैल्यू ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी जो है वो पढ़ने में आ रही थी। ऑफ कोर्स कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ इंडियन वाज डेंटेड। हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को ख़त्म कर चुके थे, हम टोटली वेस्टर्न कल्चर की तरफ जो है कहते हैं ना लालच में भाग रहे थे, अंधाधुंध भाग रहे थे। अब आपको एक केस स्टडी दी हुई है बड़ोदरा की। बड़ोदरा में आप देखो टू कंट्रीब्यूट द नेशनल मूवमेंट फॉर एजुकेशन एक एफर्ट किया गया महाराजा सरोजराव III से, जो कि बड़ौदा के महाराजा थे। उन्होंने इस्टेब्लिश किया बड़ौदा कॉलेज 1881 में। दिस कॉलेज मेड अ बिगनिंग इन आर्ट टेक्निकल सब्जेक्ट थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश। नॉट ओनली दिस कॉलेज सपोर्टेड मैनी अदर स्कूल और कॉलेज इन दिस रीजन। अब क्या हुआ, दिस कॉलेज ग्रेजुएटेड टू द यूनिवर्सिटी इन 1948। अभी हम इस कॉलेज को कहते हैं महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी। एट प्रेजेंट इन्होंने बहुत सारे इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और फाइन आर्ट्स के कॉलेजेस खोले हैं। तो एजुकेशन में भी बहुत आप देख सकते हो हेल्प मिली है। देन अलीगढ़ की अगर केस स्टडी करते हो तो वहाँ पे सर सैयद अहमद खान थे। ही वो सोशल रिफॉर्मर। उन्हें भी लगता था कि मुस्लिम की कंडीशंस को अगर इम्प्रूव करना है तो उन्हें एजुकेशन देनी पड़ेगी। सो ही फेवर्ड एबोलिशन ऑफ द पर्दा सिस्टम को एबॉलिश करो। पॉलीगैमी प्रैक्टिस जो है, एक से ज़्यादा वाइफ रखते हो, इसको एबॉलिश करो। इसके लिए भैया विमेन की कंडीशंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और विमेन की कंडीशन कैसे इम्प्रूव होगी, जब हम उन्हें एजुकेशन देंगे। तो उनके एफर्ट से कॉलेज बने, डैट इज़ द अलीगढ़ मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी, ठीक है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। देन आप ये देखो मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना। तो कहने का मतलब ये सारे कॉलेज साइंस, ह्यूमैनिटीज़, टेक्निकल सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे थे।
So that's end for the chapter. Let's do the quick revision. Number 1, important educational institution towards the close of medieval period. पाठशाला होते थे हमारे, और मुस्लिम्स में आपके मदरसा होते थे. न्यू एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया था. सम पार्ट्स ऑफ साइंस और लॉजिक को भी रखा गया था. इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया गया. सेवरल फैक्टर्स वर्क टुगेदर टू इंट्रोड्यूस द इंग्लिश एजुकेशन. फिर उसके बाद चार्ल्स वुड डिस्पैच आया, जो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था इंग्लिश एजुकेशन को एक्सपेंड करने में. इंग्लिश एजुकेशन के अपने ही फेवरेबल और अनफेवरेबल इफ़ेक्ट्स थे. इंडियन लीडर्स और सोशल रिफॉर्मर ने भी अपने कुछ स्कूल्स इंट्रोड्यूस किए, इस्टेब्लिश किए, ताकि एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके. एजुकेशन हमें समझना चाहिए बेटा, इट्स अ लिंक टू पावर एज वेल एज द कल्चरल आइडेंटिटी. तो एजुकेशन को गेन करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So I hope you understand each and every topic. Please do the revision carefully.